This lecture is about multi-rate signal processing. In previous lecture, we discussed about sampling of continuous time signal to discrete time signal. तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक continuous time signal होता है, हम लोग सैम्पलर लगाते हैं और वो सैम्पलर continuous time signal को discrete time signal में ट्रांसफॉर्म कर देता है. तो जब हम लोग ये स्टेप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक जो पैरामीटर आता है वो होता है कि हमारे पास ये जो सैम्पलर है इसका सैंपल रेट क्या है. ओके, अब जनरली क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं, वो डिफरेंट सिस्टम्स में जो प्रोसेस करते हैं तो हर सिस्टम का अपना सैंपल रेट होता है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिग्नल है S1, वो आपने कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल था, आपने उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया और आपने उसको जब डिस्क्रीट टाइम बनाया तो आपके पास एक सिग्नल बन गया सपोज S1. इसी तरह एक दूसरा सिग्नल था S2, वो आपने किसी एक और डिवाइस में प्रोसेस किया, उसका अपना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर था, उसने डिस्क्रीट टाइम दे दिया S2. अब दोनों ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैं, इन दोनों के जो सैंपल रेट है वो डिफरेंट है. सपोज आपने एक मोबाइल से S1 ले लिया, दूसरे से S2 ले लिया, आपने इसको जब फिर एक कंप्यूटर के अंदर दोनों सिग्नल्स को शिफ्ट किया तो वहां पे आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है कि आप इन दोनों सिग्नल्स को एक दूसरे के अंदर ऐड करें. अब जब आप ऐड करेंगे तो ऐड तब होगा जब दोनों का सैंपल रेट सेम होगा, अदरवाइज आप दोनों सिग्नल्स को ऐड नहीं कर सकते. तो अब इसका मतलब है कि जी हमें दोनों का सैंपल रेट सेम करने के लिए उनके सैंपल रेट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आपने S1 का के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर था, जो आपके पास सैंपल रेट आया मीन FS जो आया वो है सपोज 50 हर्ट्ज, और S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो था उसका जो रेट था वो है 25 हर्ट्ज. अब आप दोनों सिग्नल्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड तब करेंगे जब दोनों की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैंपल रेट जो है वो सेम होगा. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो 50 हर्ट्ज वाले को 25 हर्ट्ज पे लेके आए या फिर 25 हर्ट्ज वाले को 50 हर्ट्ज पे लेके जाए. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास मल्टी रेट सिग्नल्स हैं, जो उनके सैंपल रेट हैं वो डिफरेंट है. तो मल्टी रेट सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं. तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास सैंपल रेट हैं वो हमें चेंज करने पड़ेंगे. ओके, अब हम देखेंगे कि जी जो हमारे पास मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग है उसके अंदर हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं वो कौन कौन से, वो दो ऑपरेशन होते हैं. या तो आप सैंपल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं या फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं. तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ऑपरेशन आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एक है डेसिमेशन और दूसरा है इंटरपोलेशन. ओके, अभी हम इनकी टाइम डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि दोनों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इनकी टाइम डोमेन, इनको ग्राफिकली हम लोग यूं शो करते हैं कि सपोज हमारे पास सिग्नल है x ऑफ n, इसको जब हम लोग डेसीमीटर में से पास करते हैं तो उसको ग्राफिकली शो किया जाता है कि हम उसको m फोल्ड डेसिमेशन कर रहे हैं. तो डेसिमेशन होने के बाद जो हमारे पास सिग्नल आएगा हम उसको फॉर एग्जांपल शो करते हैं y/d(n) से. तो मैथमेटिकली ये किस चीज़ के इक्वल है कि जो आपके पास y/d(n) जो आउटपुट आती है वो किसके इक्वल है, x ऑफ m, तो कैपिटल M n के इक्वल. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपने m की, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसमें आपने जो डेसिमेशन मीन m की वैल्यू रखी हुई है वो सपोज है 2. तो आपके पास इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, अब n है तो आपके पास मीन n इज इक्वल टू 0 1 2 से जो भी वैल्यूज होंगी, तो जो आपके पास y/d0 मीन n के ऊपर वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 × 0 तो x0 वाली वैल्यू. ओके, तो y/d1 के ऊपर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x2 × n क्या है आपके पास 1 तो x2. ओके, इसी तरह अगर आप देखें तो y2n वो किसके इक्वल आ जाएगा, x ऑफ 2 × 2 इज इक्वल टू x ऑफ 4.
अब ये क्या चीज़ बताती है कि x0 वाली वैल्यू आपके पास yd0 के ऊपर चली जाएगी, x2 वाली वैल्यू जो है वो yd1 के ऊपर जाएगी और x4 वाली वैल्यू जो है वो y22 के ऊपर जाएगी। ग्राफिकली हम देखते हैं, सपोज आपके पास जो x ऑफ n है वो ये सिग्नल गिवन है। ओके, आपके पास ये x ऑफ n गिवन है, आपने डेसिमेटर 2 से पास किया, तो अब होगा क्या, अगर हम लोग यहाँ से देखें x0 वाली वैल्यू जो है वो yd0 के ऊपर जाएगी, तो जो वहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x0, और वो क्या है बेसिकली ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। और yd1 के ऊपर कौन सी वैल्यू जाएगी x2 वाली, तो x2 वाली कौन सी वैल्यू है ये वाली वैल्यू, तो ये यहाँ पे चलेगी। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये वाली वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, ये एक्चुअली रिमूव हो गई, ये फिनिश हो गई। ओके, अब नेगेटिव आए तो इसी तरह आगे क्या आएगा कि ये -1 वाली अगर वैल्यू देखी जाए तो या हम लोग यूं चलते हैं कि yd-1 के ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी x ऑफ 2 इंटू -1, तो x ऑफ -2, तो x ऑफ -2 वाली ये वाली वैल्यू ये कहाँ पे आएगी yd-1, तो ये -1 है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी। ओके, बाकी x जो 3 है अगर यूं लें x ऑफ 3 -2 वो क्या आएगी x ऑफ 2 इंटू -2, तो x ऑफ -4, वो एक्चुअली हमारे पास वैल्यू नहीं है इसलिए वो क्या रहेगी 0 रहेगी। तो ये आपके पास क्या आ गया yd(n) आ गया, ये आपके पास n है, ये वाला n है। तो बेसिकली किया क्या डेसिमेशन ने कि आपके कुछ सैंपल्स को उसने रिमूव कर दिया और कुछ सैंपल्स को उसने मेंटेन रखा है। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं डेसिमेशन, कि आपने 2 टाइम्स अपने सिग्नल को के सैंपल्स को रिड्यूस कर लिया। ओके, ये वाला ऑपरेशन होता है हमारे पास डेसिमेशन का। ओके, सेकेंड है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास सिग्नल है x ऑफ n, आप उसको i टाइम्स इंटरपोलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा v(e(n), और मैथमेटिकली ये इसको हम लोग लिखते हैं y(e(n) इज इक्वल टू x ऑफ n ओवर i, और ये कब होगा अगर जो n है n इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ i, और अदरवाइज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ग्राफिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली देखते हैं कि हम लोग ये क्या काम करते हैं। सपोज हमारे पास एक सिग्नल गिवन है, हम उसको इंटरपोलेट करते हैं। आपके पास ये x ऑफ n गिवन है, आप इसको 2 टाइम्स इंटरपोलेट करना चाहते हैं, तो 2 टाइम्स जब इंटरपोलेट करेंगे तो ये एक्चुअली आपके पास ऑपरेशन क्या होगा कि 0 वाली वैल्यू 0 पे रहेगी, 1 वाली वैल्यू जो है वो 2 के ऊपर चली जाएगी, और 2 वाली वैल्यू जो है वो 4 के ऊपर चली जाएगी, और 3 वाली वैल्यू जो है वो 6 के ऊपर चली जाएगी। तो ये 0 1 वाली पे कुछ भी नहीं आएगा, 2 पे ये आ गया, 3 एम्प्टी है, ये 4 है, 5 एम्प्टी है, ये 6 है। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया है y(e(n) आ गया। अब बेसिकली देखें आपके पास टोटल कितने सैंपल्स है 1 2 3 4 5, अब कितने कर दिए हैं, सॉरी अब मैं थोड़ा सा हो गया कि 0 जो है वो 0 के ऊपर जाएगा तो वो 0 होगा। ओके, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइम्स जो सैंपल्स हो गए हैं, तो सैंपल्स नंबर्स कितने हो गए हैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर गए। इट मींस अगर आपके पास 4 सैंपल्स होंगे तो उसे जब आप 2 टाइम्स इंटरपोलेट करेंगे तो आपके पास 8 सैंपल्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इंटरपोलेशन। तो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया हमारा इंटरपोलेशन हो गया। अब देखते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है डेसिमेशन का और इंटरपोलेशन का। सपोज आपके पास सिग्नल गिवन है x ऑफ n, अब हमें पता है कि हम x ऑफ n किस तरह लेते हैं x ऑफ nt, ये हमें पता है कि हमारे पास x ऑफ t होता था, तो हम t इज इक्वल टू एन टी के ऊपर सैंपल्स लेते थे, तो वो हमारे पास क्या बन जाता था x ऑफ n, ये वाली चीज़। तो एक्चुअली ये नीचे ये चीज़ लिखी है, अगर मैं इसको
डाउनवर्ड एरो m लगाऊं तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाती है, डेसिमेटेड सिग्नल बन जाता है in, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, x ऑफ m n के इक्वल। अब मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, x ऑफ n m t, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, f इज इक्वल टू मीन, जो ये वाला सिग्नल आया था तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी, f इज इक्वल टू 1/t, इसके इक्वल होती है मीन, ये जो t है ये मेरा f डिफाइन करता है। अब मैं अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लूँ तो वो किसके इक्वल होती है, देखें जैसे n समथिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो यहाँ से मैं अगर फ्रीक्वेंसी लूँ तो n समथिंग मीन mt, और वो किसके इक्वल है, सॉरी ये है 1/mt, जैसे ये है तो फ्रीक्वेंसी है 1/t, इसी तरह n समथिंग ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/mt, ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो इसको, ये मेरी क्या आ गई है, इस जो डेसिमेटेड सिग्नल है इसको मैं अगर f डैश से शो करूं तो ये किसके इक्वल है, 1/t, f के इक्वल है f/m। तो मेरे पास जो डेसिमेटेड सिग्नल है उस किसके इक्वल है, उसकी फ्रीक्वेंसी f/m। f जो है वो किसकी फ्रीक्वेंसी है, अनडेसिमेटेड सिग्नल की, और m क्या है, डेसिमेशन फैक्टर है। तो अगर देखा जाए, अगर सपोज मेरे पास इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और मैंने अगर m इज इक्वल टू 2 रखा है तो मेरे पास डेसिमेटेड जो सिग्नल है मीन f डैश, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है 50/2 25 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि डेसिमेशन लगाने से मैं अपने सिग्नल की जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से मैं 25 हर्ट्ज में शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, ये चीज़ आ गई। अब देखते हैं कि इंटरपोलेशन जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। तो इंटरपोलेशन को हम लोग यूं शो करते हैं, i इज इक्वल टू अगेन x ऑफ n इज इक्वल टू, वो किससे आता है, x ऑफ n t। जब हम लोग इसको करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है y e n इज इक्वल टू x ऑफ n t ओवर i के इक्वल, और ज़ीरो अदरवाइज यहाँ पे क्या आता है कि जो n है, n इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ i, ये उस केस में आता है। ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगेन f इज इक्वल टू 1/n इंटू समथिंग जो भी होगा वो आ जाता है, तो 1 ये t है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाती है, f डैश इज इक्वल टू 1/n इंटू समथिंग, n इंटू समथिंग क्या है, t/i, तो वो आ जाएगा t/i, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, i/t के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, i 1/t किसके इक्वल है, f के इक्वल है। अगर मेरे पास f इज इक्वल टू सपोज 50 हर्ट्ज था और मैंने 2 टाइम्स i को रखा तो मेरे पास इंटरपोलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या बन जाती है, i 2 इंटू 50 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि अगर मैं 50 हर्ट्ज सैम्पलिंग का सिग्नल लूं और 2 टाइम्स इंटरपोलेट करूं तो मेरा जो न्यू सिग्नल आएगा उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो मेरे पास डेसिमेटर और इंटरपोलेटर आता है तो ये मेरे सिग्नल की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज रेस्पेक्टिवली कर सकते हैं। ओके, अब एक और आइडिया ये है कि आप जब भी इंटरपोलेटर लगाएंगे, मीन आप ये वाला ब्लॉक लगाएंगे, आप ये ब्लॉक अकेला नहीं लगाएंगे, इसके आगे आप एक लो पास फिल्टर जरूर लगाएंगे। वो क्यों लगाते हैं हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये होता है कि जहां पे भी इंटरपोलेटर ब्लॉक होगा आगे एक लो पास फिल्टर जरूर लगेगा, और उस फिल्टर को हम लोग कहते हैं इंटरपोलेशन फिल्टर। इसी तरह जब आप डेसिमेशन का ब्लॉक लगाते हैं, आपके पास यहाँ पे डेसिमेशन का ब्लॉक आएगा तो उससे पहले एक फिल्टर लगेगा और वो भी एक लो पास फिल्टर होगा। तो बेसिकली ये दोनों, जब आप कहेंगे कि मैंने इंटरपोलेटर लगाया हुआ है तो एक्चुअली इंटरपोलेटर के अंदर ये दोनों ब्लॉक होंगे। इसी तरह जब आप कहेंगे कि एक डेसिमेटर लगा हुआ है तो डेसिमेटर के साथ ये वाला फिल्टर भी जरूर लगा होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गए हैं, इंटरपोलेटर एंड डेसिमेटर बन गए हैं।
ओके ये तो हमने अभी कहा कि जी फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी 50 को मैं अगर 25 हर्ट्स में करूं तो मैं अगर कन्वर्जन रेट देखूं तो वो मेरा है 50/25 टू, इसी तरह मैंने 25 को जब मैंने 50 में कन्वर्ट किया तो अगेन वो मेरा क्या आता है, मीन मैंने उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने उसको 2 टाइम्स रिड्यूस किया है और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ उसको मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिए। ओके ये तो है मेरा इंटीजर कन्वर्जन है, जब मैंने इंटीजर नंबर से कन्वर्जन की, मीन 2 टाइम्स इंक्रीज किया या 2 टाइम्स डिक्रीज किया, 3 टाइम्स इंक्रीज किया, 3 टाइम्स डिक्रीज किया। तो अगर मेरे पास ये जो कन्वर्जन है ये फ्रैक्शनल हो, फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि जी आपने 50 हर्ट्स को आपने 48 हर्ट्स में कन्वर्ट करना है। अब देखा जाए तो 50/48 ये तो कोई एक इंटीजर नंबर नहीं बनता, ये तो एक रैशनल फ्रैक्शनल नंबर बनता है। अगर इस तरह की कन्वर्जन करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर यही वाली एग्जांपल है, कोई कहेगा जी कि आप 50 वाले को 48 हर्ट्स में कन्वर्ट करें, बेसिकली देखा जाए तो हमारी फ्रीक्वेंसी की कन्वर्जन क्या होगी 50/48। अब ये वाली चीज करने का तरीका क्या है कि आप इसको मल्टीपल स्टेप्स में करें। जनरली अज्यूम करें कोई आपको कहता है कि जी आपने जो कन्वर्जन करनी है वो I/D टाइम्स करनी है, जैसे मीन 50/80 करनी है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो 50/80 अगर करें तो I की वैल्यू 50 और D की वैल्यू 80 है। तो जब इस तरह की फ्रैक्शनल कन्वर्जन करनी हो, मीन I/D जनरली करना हो, तो आप कैसे करेंगे? इसका आसान तरीका ये है कि जी सबसे पहले आपके पास जो भी सिग्नल आ रहा है आप उसको इंटरपोलेटर के ब्लॉक से गुजारें, और इंटरपोलेटर में आपने वैल्यू क्या रखनी है I, फिर जो भी वैल्यू आती है उसको डेसीमीटर के ब्लॉक से गुजारें, और डेसीमीटर की वैल्यू आपने क्या रखनी है D रखनी है। अब कंप्लीट अगर सिस्टम बनाएं तो आपके पास X ऑफ n आएगा, इंटरपोलेटर है, आपको पता है कि इंटरपोलेटर के ब्लॉक में 2 ब्लॉक्स होते हैं, सबसे पहले I आता है और उसके बाद लो पास फिल्टर आता है। फिर आपके पास डेसीमीटर है, डेसीमीटर में भी 2 ब्लॉक होते हैं, सबसे पहले आपके पास लो पास फिल्टर आएगा और आपने उसको D टाइम्स रिड्यूस कर देना, ठीक है। तो अब ये वाला जो पूरा सिस्टम है एक्चुअली जब आप इसको F का देंगे तो जब आपके पास नया सिग्नल आएगा वो I/D टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी होगी। ओके ये हमारे पास कंप्लीट आ जाता है कि जब हम लोग अपने सैम्पलिंग रेट को रैशनल फैक्टर से चेंज करते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाती है। ओके अब सपोज करें कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है fx, जब यहाँ पे इस ब्लॉक से गुजरेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी I/fx। लो पास फिल्टर है वो उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे भी उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी I/fx। इस लो पास फिल्टर से गुजरेगा ये भी उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नहीं रखेगा, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आया उसी को ही जाने देगा। ओके आगे डेसिमेशन का ब्लॉक लगा हुआ है, जब इसमें से गुजरेगा तो ये उसको क्या कर देगा I/D/fx। देखें आपने fx का सिग्नल दिया था सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का और उसने आपको आउटपुट क्या दी है I/D/fx। ओके तो ये है कि जी आप कोई भी सिग्नल हो उसको आप दूसरी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। ओके तो ये हमारे पास बन गया है कि अगर हमने रैशनल नंबर की सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन करनी है तो ये हमारा आइडिया कंसेप्ट था बेसिकली कि हमारी मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होती है।